Assalamu alaikum dear students. Today we discuss about gamma theory of alpha decay. In the previous lectures we discuss about what is alpha decay and explanation and examples of alpha decay. Now in this lecture we discuss about gamma theory. Contents of our lecture is, first of all we discuss and introduce gamma theory, and then definitions, derivations and postulates of gamma theory of alpha decay. हमने लेक्चर नंबर 6 में देखा था डीके ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। वो हमने देखा था, हमने उसमें देखा था कि कैसे एक पेरेंट एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है और अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, जो कि दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमने सिंपली डिस्कस की थी, जस्ट उसके रिएक्शन के बारे में। लेकिन जो आज लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसमें अल्फा पार्टिकल की ओवरऑल थ्योरी को देखेंगे। बेसिकली एक जो अल्फा पार्टिकल का डिके है, ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस एंड नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये हैपन हो गया उसका हमने देख लिया कि ये कैसे हैपन हुआ, कैसे पेरेंट न्यूक्लियस टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली हमें अल्फा पार्टिकल मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग रीजंस देखते हैं पीछे के कि क्यों स्पेसिफिक एलिमेंट्स उनमें से ही अल्फा पार्टिकल अमिट हो रहा है, बाकी के जो हैं उनमें से अल्फा पार्टिकल क्यों नहीं अमिट हो रहा, और अल्फा पार्टिकल ही क्यों अमिट हो रहा है, दूसरे पार्टिकल क्यों नहीं अमिट हो रहे, और हम देखते हैं कि ये रिएक्शन क्यों हुआ, और जब ये रिएक्शन हुआ तो पहले पेरेंट एलिमेंट की एनर्जी क्या थी, जब डिके हो गया एक न्यूक्लियस का उसके बाद उसकी एनर्जी क्या थी। ये तमाम इन्स एंड आउट एक रिएक्शन के हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसकी बेसिकली थ्योरी है, ठीक है। So George Gamow is the scientist who explained all the things about alpha particle, and so this theory called Gamow's theory of alpha particle. So 1928 में गैमो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल के डिके को डिस्क्राइब किया था क्वांटम टनलिंग को यूज़ करते हुए। हम आगे जाके देखेंगे ये टर्म क्वांटम टनलिंग है, क्यों है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए मतलब अल्फा पार्टिकल की थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। सो स्लाइड्स में देखिएगा है 1928 गैमो डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ अल्फा डीके ऑफ न्यूक्लियस वाया क्वांटम टनलिंग। कैसे गैमो ने डिस्क्राइब की थी थ्योरी अल्फा पार्टिकल के ब्रेक डाउन होने की, किस चीज़ को, मेथड को यूज़ करते हुए, क्वांटम टनलिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। जॉर्ज गैमो वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट हु वर्कड विद मैनी डेवलपमेंट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था साइंटिस्ट का जिन्होंने हमें अल्फा पार्टिकल के डिके की थ्योरी के बारे में बताया था। सो गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें कंप्लीट इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिटेल के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 है अल्फा पार्टिकल एमिटेड एट हायर मास नंबर विद इन हैवी न्यूक्लियस। ये यहाँ पे बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स अमिट हो रहे हैं वो जस्ट हैवी न्यूक्लियस जिनमें क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, हैवी न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सिर्फ उनमें से ही अमिट हो सकते हैं। ये आगे जाके हम लोग रीज़न देखेंगे क्यों अमिट होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एक न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होता जाता है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। इसकी रीज़न देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, देयर आर 2 काइंड ऑफ फोर्सेज विद इन द न्यूक्लियस, द अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज विद इन अ फ्यू फेम्टोमीटर। जो न्यूक्लियस है
जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर दो काइंड की फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर जो फोर्स है ये होती है बिटवीन, कह लें कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान भी हो सकती है। ये अट्रैक्टिव होती है, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, ठीक है। ये दो प्रोटॉन्स के दरमियान हो सकती है, दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान हो सकती है, या फिर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के दरमियान हो सकती है। न्यूक्लियर फोर्स जो कि फर्स्ट काइंड हम इसकी डिस्कस करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं फोर्सेस, ठीक है। उन्होंने इस पॉइंट में बताया गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो शॉर्ट रेंज होती है, यानी कि इसका इफेक्ट जो है ना वो थोड़ी सी रेंज पे होता है। थोड़ी सी रेंज कितनी, फ्यू फेम्टोमीटर्स, यानी कि कुछ फेम्टोमीटर्स जानते हैं हम लोग, बहुत छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर है, बहुत छोटा डिजिट है हमारे पास। दूसरी फोर्स क्या है? एंड द कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है। और दूसरी फोर्स का नाम है कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स, जो न्यूक्लियर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स क्या होती है? ये एक फोर्स होती है, रिपलियन फोर्स होती है, ठीक है। ये होती है बिटवीन, हमने पढ़ा है, कूलम ने एक्सप्लेन किया था, कूलम रिपल्सिव भी फोर्सेस होती हैं, कूलम अट्रैक्शन की फोर्स भी होती है। जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके अंदर कूलम रिपल्सिव फोर्सेस, जैसे हमने देखा था कि ये होगी रिपल्जन फोर्स किस में होगी? दो प्रोटॉन है ना, तो वो लाइक चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, या दो ये बिटवीन प्रोटॉन्स होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन जो है ना वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड काइंड हो गई फोर्स की। उसके बाद पॉइंट है इन स्मॉलर न्यूक्लियर साइज इज सो स्मॉल दैट न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स। अभी दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, इसमें इन्होंने बताया कि जब एक एटम उसका साइज छोटा होता है, यानी कि उसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन एंड क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स कम होती है, जब हमारे पास ये क्वांटिटी कम होती है तो फिर अल्टीमेटली साइज भी हमारे पास एटम का कम होता है, न्यूक्लियस का साइज भी कम होता है। तो उस केस में हमारे पास जो डोमिनेंट फोर्स होती है ना वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। क्योंकि देखें, जब एक एटम ही छोटा है, जब उसका साइज छोटा है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी छोटा होगा, और जो छोटे हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी रेंज भी ना फेम्टोमीटर्स में होती है। अब न्यूक्लियर जो फोर्स है वो भी फेम्टोमीटर्स में है, और जो हमारे पास है एटम है, जो हमारे पास, यहाँ पे एटम का तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम बात न्यूक्लियस की कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस भी फ्यू फेम्टोमीटर होगा, छोटा होगा, तो डोमिनेट हो जाएगी ये न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ से हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, छोटा सा बॉल ले लें, एक बॉल है हमारे पास, उतनी फील्ड है या उतनी एक चीज़ की उतनी रेंज है, बॉल के साइज़ की रेंज है, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी एक बॉल के साइज़ का है, दोनों के सेम हो गए। यहाँ पे इस केस में दोनों फेम्टोमीटर में है ना, तो क्या होगा कि वो उसके अंदर पूरी आ जाएगी, पूरी फैली हुई होगी न्यूक्लियर फोर्स ना, उस न्यूक्लियस पे पूरी फैली होगी, तो वो उसको कवर अप कर लेगी, यानी कि वो डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो होगा ना हमारे पास सेकंड फोर्स है कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स, वो फोर्स हमने देखा है कि अगर वो ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होगी। अब जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं ना उनमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होती है, तो फिर कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है ना वो डोमिनेट नहीं होगी। तो छोटे पार्टिकल्स में डोमिनेट फोर्स जो है ना न्यूक्लियर फोर्स होगी, ठीक है। ये हम लोग रीजंस पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल को आखिर ज़रूरत क्या पड़ी है कि जी वो डिके हो, ठीक है। वो इसलिए ये हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, बट एज द न्यूक्लियस गेट्स हैवियर द साइज इंक्रीज
जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, हमारे पास साइज भी इंक्रीज होता जाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। सो is the distance between the nucleons and the distance larger than the size in which the nuclear force dominate। अब हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है ना उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती गई, साइज अल्टीमेटली ज़्यादा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसको हमने इमेजिनरी तौर पे यहाँ पे कह दिया कि चलो जी वो एक बॉल के साइज़ की है, एक जो न्यूक्लियस है वो बन गया हमारे पास एक रूम के जितना। रूम चले ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ कंसिडर कर लें कि वो ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन रेंज कितनी थी ये जस्ट इमेजिनरी तौर पे समझाने के लिए। रेंज न्यूक्लियर फोर्स की एक बॉल के जितनी थी। अब एटम का साइज़ बढ़ गया, हाँ जी, एटम का साइज़ बढ़ गया तो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो उसको कवर अप नहीं कर पाएगी क्योंकि साइज़ ही इतना ज़्यादा है। अच्छा जी, अब साइज़ ज़्यादा हो गया ना तो हमने देखा कि साइज़ ज़्यादा होने से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हो जाएगी। हमने देखा था कि कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस क्यों होती हैं, ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होती हैं। तो यहाँ पे आके ना डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका कह लें कि न्यूक्लियस का और न्यूक्लॉन्स जो हैं उनके दरमियान भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, साइज़ भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स की डोमिनेंसी ख़त्म हो जाएगी और कोलम्बिक फोर्स जो है ना वो डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, अब एक अट्रैक्टिव फोर्स है और एक फोर्स है कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी हो गई, रिपल्जन की फोर्स कम हो गई। एक चीज़ को एक स्टेबल स्टेट में रहने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो कंबाइन होके रहे, लेकिन यहाँ पे तो रिपल्जन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो ये नेचर का कानून है, हर चीज़ चाहती है कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ, तो रिपल्जन होना स्टार्ट हो जाएगी, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे प्रोटॉन्स एक दूसरे को, तो वो टूटने की तरफ जाएगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो फिर यहाँ पे वो खुद को न्यूक्लियस, वो बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं ना ज़्यादा साइज के, वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपना कुछ पोर्शन जो है ना वो अमिट कर देते हैं, ठीक है। ये पीछे की साइकोलॉजी थी कि क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो डिके करे, वो अपने हिस्से को क्यों अपने अंदर से डिके कर रहा है, तो ये पीछे लॉजिक था। सो यहाँ पे जब अनस्टेबल हो गया एक न्यूक्लियस तो फिर वो क्या करेगा, रिलीजेस द अल्फा पार्टिकल एंड गेन समवट स्मॉलर साइज एंड हैंस गेन स्टेबिलिटी। तो वो न्यूक्लियस अपने आप को डिके कर देगा अल्फा पार्टिकल में, मतलब अल्फा पार्टिकल उसका कुछ पोर्शन है जो वो खुद से निकाल के बाहर कर देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। अच्छा, second point, a different kind of alpha particle experiment suggests that maximum kinetic energy of alpha particle is 4 to 9 mega electron volt। अच्छा जी, ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया जी। वो अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपना पोर्शन कुछ जो कि अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में होता है ना वो अपने अंदर से निकाल देता है। तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसकी एनर्जी को चेक करने के लिए। उन एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल एमिट होकर बाहर आ रहा है ना, उन अल्फा पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम एनर्जी है ना वो 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई जिसको सोल्व करने के लिए गैमो ने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। साइंटिस्ट ने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ना वो ये बता रहा है कि अल्फा पार्टिकल के पास 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो रीजनल में इसको अब देखें ना, एक न्यूक्लियस के अंदर से निकलना इतना आसान नहीं होता। हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है वो भी एमिट होता है ना, वो भी इन्वायरमेंट से कोई ना कोई एनर्जी उसको मिलती है ना, फिर ही वो अपना एनर्जी लेवल छोड़ के बाहर आ सकता है। अदरवाइज वो ऐसे ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये तो एक इतना बड़ा पोर्शन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब इसको भी पेरेंट न्यूक्लियस से निकलने के लिए ना कुछ एनर्जी चाहिए,
उसके पास इसको उतनी एनर्जी मिलेगी तो ही ये उस बैरियर को क्रॉस कर सकेगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इसका बैरियर है ना, ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस को पास करने का एक इसको जो मिल रहा है, उसमें ना इसके पास मिनिमम 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी ना, तो तब ही ये उस बैरियर को क्रॉस करके बाहर निकल आएगा, बाहर आके फ्री होगा। जब तक उसको 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो तब तक ये फ्री नहीं हो सकता अपने पेरेंट न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई कि हम तो देख रहे हैं भाई जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसके पास तो 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, लेकिन दूसरी साइड पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको 25 से ज़्यादा या 25 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी तब ही ये निकल सकता है। ठीक है, इसके पास इतनी होगी तो ही निकल सकता है। एग्जाम्पल लगा लें कि कुछ भी एक हर्डल रखी हुई है, वो उसको एक बड़ा आदमी ही क्रॉस कर सकता है, फिलांग सकता है। छोटा सा बच्चा है ना, वो नहीं फिलांग सकता, मतलब बड़े आदमी के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो जो छोटा बच्चा है, छोटा है, उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी दीवार को या हर्डल को पास कर सके, वो भी उसमें से गुजर रहा है। तो यहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई थी। तो आगे हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि फिर उसको किया कैसे, सोल्व कैसे किया। So last point, all the particles inside the nucleus experience some kind of potential due to the force acting between them. हमें पता है कि जहाँ पे भी ना हमारे पास फोर्स होगी, फोर्स एक जिसने कंबाइन करके पार्टिकल्स को रखा होगा, वहाँ पे अल्टीमेटली पोटेंशियल भी अराइज होगा। सो यहाँ पे दो काइंड की फोर्सेस हमने डिस्कस की हैं। तो जब कोलम्बिक फोर्स होगी तो उसके साथ एक कूलम बैरियर या कूलम पोटेंशियल भी लाजमी होगा। पोटेंशियल अगर न्यूक्लियर फोर्सेस हैं तो न्यूक्लियर पोटेंशियल भी होगा। हमने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियस है उनके अंदर डोमिनेंट फोर्सेस जो है ना वो हमारे पास होती हैं कूलम रिपल्सिव फोर्सेस। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे ना कूलम पोटेंशियल भी होगा। तो जो कूलम पोटेंशियल है ना हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स के लिए एक पोटेंशियल है जो उसने क्रॉस करना है, ये प्रॉब्लम थी। तो ये एक्सप्लेन किया था जॉर्ज गैमो ने बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल। उन्होंने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें एक्सप्लेनेशन दी थी। ये मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, हैवी न्यूक्लियस के अंदर कुछ फोर्स है जो उन पार्टिकल्स को आपस में कंबाइन करके रख रही है। वो फोर्स को ओवरकम करने के लिए अगर कोई पार्टिकल बाहर निकलना चाहता है तो उसको फेस करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल फेस करना पड़ेगा उसको वहाँ से बाहर निकलने के लिए। मतलब उस बैरियर को, उस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए हमें अल्फा पार्टिकल को एनर्जी देने पड़ेगी। जो फिर एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल हमने देना है उसको ताकि वो बाहर निकल आए। तो यहाँ पे हमने ये इस डायग्राम को देखना है। यहाँ पे देखें पोटेंशियल वेल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक किस्म का ये कुआं है जो कि इस कुएं से जो भी पार्टिकल एमिट होगा उसको बी जो है ना ये डॉटेड लाइन में ऊपर शो किया, इतनी एनर्जी उसको मिलेगी तब ही ये बाहर निकल सकेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने पोटेंशियल वेल का इस्तेमाल किया है। तो जितने अब देखें जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने एक फोर्स के साथ अटैच है। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए ना हमें बी जो है ना, ये पॉइंट बी, इतना पोटेंशियल बैरियर जो है ना इतनी हाइट क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए तो ही बाहर निकल सकेंगे। यहाँ पे जो ई नोट है ना ये हमें बताया गया है, डिस्कस किया गया कि इतनी एनर्जी एक्चुअल में होती है अल्फा पार्टिकल के पास। ठीक है, और ये जो वी सी है ना ये अल्फा पार्टिकल के पाथ को बताया है कि जो बी पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है, उसके बाद निकलते निकलते इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा। ये जो आर है ना ये डिस्कस किया है, ये फुल हाइट है, हाइट डिस्क्राइब कर रही है कि इतनी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए अल्फा पार्टिकल को। और ये जो बी है ना स्मॉल बी,
जो टोटल लाइन से हमारे पास शो किया गया, ये हाइट बता रही है कि इस पॉइंट पे आके जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा अपने पेरेंट न्यूक्लियस से, ठीक है। यहाँ तक वो उसका पार्ट रहेगा, इसके बाद वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। इतनी हाइट के बाद वो अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएगा। सो ये बैरियर था, बैरियर का कॉन्सेप्ट था जिसको पोटेंशियल वेल की मदद से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि कॉलम बैरियर हाइट फॉर द न्यूक्लियर विच एमिट अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन। जो हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा, जो बी तक, कैपिटल बी तक थी हाइट, वो हमने देखा कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इतनी एनर्जी हम देंगे तो वो कॉलम बैरियर को क्रॉस कर सकेगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। क्रॉस करने के लिए जो न्यूक्लियस को जितनी एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल को निकलने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। सेकंड में, सो इट इज पजलिंग दैट हो अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल वेल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि एक पार्टिकल जिसके पास मैक्सिमम 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, कैसे पॉसिबल है कि वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वेल को क्रॉस कर ले, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है कि 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रखने वाला पार्टिकल 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल क्रॉस कर ले। तो क्लासिकली इन चीज़ों को जब डिस्कस किया गया ना, तो बिल्कुल ये समझ से बाहर थी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा था। फिर जॉर्ज गैमो थे ना, उन्होंने क्वांटम टनलिंग के आइडिया को यूज़ करते हुए बताया कि कैसे पॉसिबल है ये, कैसे कम एनर्जी रखने वाला पार्टिकल ज़्यादा बैरियर की हाइट को क्रॉस कर लेता है। उन्होंने फिर अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन को बताया था। उन्होंने कैसे बताया था, किस मेथड को यूज़ करते हुए बताया था, वो ये पॉइंट है कि क्वांटम टनलिंग और टनलिंग एज अ क्वांटम फेनोमेना वेयर अ वेव फंक्शन कैन प्रोपोगेट टू अ पोटेंशियल बैरियर। तो क्वांटम टनलिंग एक क्वांटम का फेनोमेना है जहाँ पे बताया जाता है कि जो वेव फंक्शन है ना, वो प्रोपोगेट कर सकता है पोटेंशियल बैरियर से भी। कोई एक पोटेंशियल है ना, एक वेव के रास्ते में को बैरियर आ जाता है ना, तो उसके अंदर से पेनिट्रेट होकर निकल जाती है। जैसे हम लोग देखा कि पार्टिकल है वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाता है, वो आगे नहीं गुजरता जब वो किसी चीज़ से हिट करता है, लेकिन जो वेव होती है ना वो अंदर से गुजर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया यहाँ पे यूज़ किया गया था। क्वांटम टनलिंग जो है ना, इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट यहाँ पे उसका थोड़ा सा व्यू देखेंगे। तो लास्ट पॉइंट है क्वांटम टनलिंग, और टनलिंग इज द क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना वेयर अ वेव फंक्शन कैन प्रोपोगेट थ्रू अ बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। तो यही चीज़ वही डिस्कस की है उन्होंने कि जो क्वांटम टनलिंग है वो प्रोसेस है जिसमें वेव जो है ना वो बैरियर के क्रॉस करके, बैरियर के अंदर को बैरियर को पेनिट्रेट करती हुई आगे गुजर जाती है। सो लास्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि सो एवरी पार्टिकल इन द क्वांटम मैकेनिक हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। सो ट्रांसमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू दिस बैरियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम टनलिंग। तो हमने क्वांटम में पढ़ा कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ उनकी कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती है, ठीक है। और वेव की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, वेव पेनिट्रेट कर जाती है, आगे गुजर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस मेथड को क्वांटम टनलिंग का नाम दिया गया है। तो ये यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आया कि अल्फा पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है ना, उसकी मदद से वो कम एनर्जी रखते हुए वहाँ से गुजर जाती है, वहाँ से निकल जाती है। सो यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास जो है ना वाई एक्सिस पे एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, जो कि है 10, 20 और 30। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, वहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस डिस्क्राइब किया गया है आर। तो ये जो फर्स्ट वाली रेड लाइन है ना, ये पोटेंशियल के अंदर है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसने पोटेंशियल को क्रॉस नहीं किया, ये बिल्कुल 30 तक नहीं गई। रेड लाइन जो है ना, ये वेव को डिस्क्राइब कर रही है, बल्कि ये रेड लाइन जो है ना वो बैरियर के अंदर से ही, नीचे से ही 4 और 9 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रखते हुए ना पेनिट्रेट होती जा रही है।
फिर नीचे एक्स एक्सिस पे देखिएगा 20 और 30 के दरमियान वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से जाके ये बिल्कुल फ्री हो जाती है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, ये वेव है, वेव की प्रोपगेशन को बताया होगा कैसे अल्फ़ा पार्टिकल फ्री होता है एक न्यूक्लियस के अंदर से। सो यहाँ पे है द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल सोल्व्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रांसमिशन की, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो पेनिट्रेट हो के या ट्रांसमिट हो के बाहर निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्लासिकली तो ये सोल्व हुआ नहीं था, तो हमने क्वांटम मैकेनिकली इसको सोल्व किया बाय टनलिंग इफेक्ट से। तो क्वांटम में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फॉलो करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो हमने यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए ना प्रोबेबिलिटी देखी अल्फ़ा पार्टिकल की कि ये कितने चांसेस है कि ये ट्रांसमिशन हो जाएगी, अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल आएगा। सो सेकंड है द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फॉर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ d इज गिवन बाय। तो यहाँ पे जो हमने वेल पोटेंशियल वेल का कॉन्सेप्ट लिया था ना, हमने देखा था कि उसकी शेप रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है ना उस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल की जिसकी विड्थ d थी, उसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। टी पी ये है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए ई टू रेज पावर, ये पावर में है, ठीक है, पावर में है, e टू रेज पावर -2 गैमा डी। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल उस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल से निकलने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे e जो है ना वो हमारे पास एक्सपोनेंट है, उसकी पावर में हम देख रहे हैं, d हमने डिस्कस कर लिया जी को वो विड्थ है। अब जो गैमा है ना ये हमारे पास से एनर्जी का डिफरेंस है। ये किस तरह से एनर्जी का डिफरेंट है, ये है जी 2 अंडर रूट ओवरऑल है। ठीक है, अंडर रूट पूरे पे है 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्केयर v नोट माइनस ई। जो 2m ओवर एच कट स्केयर है ये हमारे पास कांस्टेंट है, जो v नोट माइनस ई है ना ये है हमारे पास एनर्जीज का डिफरेंस। जो v नोट है ना वो हमारे पास पोटेंशियल है और जो e है ना ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। हमने पीछे डायग्राम में देखा कि जो कैपिटल B तक था, जो जिसको हम पोटेंशियल वेल का नाम दे रहे थे, वहाँ तक मैक्सिमम एनर्जी अगर मिलेगी अल्फा इलेक्ट्रॉन को तो तब ही वो वहाँ से निकल सकता था। और पोटेंशियल वेल जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर एक रीजन था, और जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो भी जस्ट उन रीजन्स पर अप्लाई होती है जो रीजन्स रेक्टेंगुलर होते हैं। अब हमने यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल के पूरी जर्नी को देखना है यहाँ तक कि वो टोटली फ्री नहीं हो जाता अपने पेरेंट न्यूक्लियस से। तो जो कैपिटल B तक का हिस्सा है वो तो हमने देख लिया कि वो रेक्टेंगुलर था, लेकिन जो स्मॉल b तक का रीजन था आर कैपिटल R से लेके डायग्राम में देखे कैपिटल R से लेके स्मॉल b तक का जो रीजन था वो रैंडम था, वो रेक्टेंगुलर नहीं था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम उस रीजन को जो स्मॉल b तक रीजन है वहाँ तक रीजन को हम सबको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, रेक्टेंगल्स बना के उस रीजन को डिवाइड कर देंगे स्मॉल रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में, तो फिर वो भी रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। रेक्टेंगुलर वेल कंसिडर करते हुए ईच पार्ट को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम सब की इंटीग्रेशन ले लेंगे और इस तरह से हमारे पास पूरी जर्नी, पूरा रीजन हमारे पास सोल्व आउट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उस रीजन को कर लिया, उनकी लिमिट्स लगा देनी, और फिर हमने ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आगे सॉल्यूशन करना है फाइंड। सो हमने स्मॉल पैचेस में कर लिया हमारी जो प्रीवियस जर्नी थी डायग्राम में जो शो की गई थी स्मॉल b तक, वहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास जो गैमा d है उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल गैमा r dr इज इक्वल टू g। इसको हमने टर्म को g का नाम दे दिया और इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन
1 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमारे पास जो गैमा आर है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल है अंडर रूट, ये ओवरऑल आएगा, लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अंडर रूट सारी टर्म पे आएगा 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्केयर वी आर माइनस क्यू। ये हमारे पास गैमा आर की वैल्यू है। फिर जो वी ऑफ आर है ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है हमारे पास, जिसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास नीचे वी आर इज इक्वल टू जी माइनस टू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसके इक्वल है। जी माइनस टू ई ये चार्ज है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का, जब उसमें से दो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल मास है दो, उसके बाद हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, तो ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका मास आ जाएगा, और जो 2e है ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमने देखा था कि के क्यू ओवर आर ये हमारे पास सिंपल कूलम पोटेंशियल का फॉर्मूला था, वही सिंपल हमारे पास ये यूज़ हुआ है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आगे जाके हम लिख लेंगे Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने Z माइनस 2e है उसको Z1 का नाम दे दिया है सिंपल, और जो 2e था उसको हमने Z2 का नेम दे दिया है और फॉर्मूले को ऐसे लिख लिया है। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू। अब जो हमारे पास Q है वो उसकी वैल्यू भी हमने, ये भी पोटेंशियल है, जो हमारे पास वी आर था वो हमारे पास जो वेल था पहले हमने पहले वाला रीजन था वो कैलकुलेट करना था, वी आर उसके लिए पोटेंशियल था। फिर जो आगे वाला हिस्सा 0.2 का कह लें, या जो जहाँ पे स्मॉल बी मेंशन था वहाँ तक का हिस्सा जो था वो हमारे पास, वहाँ तक का पोटेंशियल जो था वो Q था। तो ये Q भी बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल है, इसको भी हमने कह दिया Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये वही पोटेंशियल है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। के जो था हमारे पास वो कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू जो थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है। तो ये टर्म्स अब हमने क्या करनी है, इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो ऊपर है ना उसमें हमने पुट कर देना है। तो हम देखेंगे कि जो Z1 Z2 ई स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में कॉमन है, वी आर में भी और जो Q है उसमें भी। वो चीज़ें हम लोग देख लेंगे, वो कॉमन ले लेंगे, और नीचे हमारे पास जो टर्म्स बच जाएंगी वो आ जाएंगी 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब जो Q की वैल्यू है, Q जो ऊपर हमने लिया Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, यहाँ पे R जो है ना स्मॉल b है, ये हमने कंसिडर किए थे दो केस। एक तो पोटेंशियल रेक्टेंगुलर वेल था, जो पोटेंशियल वेल था वो जो ऑलरेडी हमने लिया हुआ था, जो पॉइंट कैपिटल B तक का था और एक पॉइंट जो है वो स्मॉल b तक का था। ये दो रीजन थे, एक रीजन के लिए हमने R ले लिया डिस्टेंस को, और जो दूसरा रीजन है उसके लिए हमने स्मॉल b ले लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि कॉमन ले ली चीज़ें, g की वैल्यू में पुट कर दी, कॉमन ले ली। अब हमने जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ लिख लिया, और जो चीज़ इंटीग्रेशन में है वो सिर्फ हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 बाई बी डी आर, ये चीज़, इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकती, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। एक आर जो है ना वो उसकी लिमिट है कैपिटल आर तक। डायग्राम में गौर से देखेंगे तो हमें दो रीजन्स शो होंगे, एक ऑलरेडी रेक्टेंगुलर की फॉर्म में था और दूसरा रीजन था वो थोड़ा कर्वी था, जहाँ से अल्फा पार्टिकल ऊपर तक जाके नीचे की तरफ बेंड होता हुआ आ रहा था, उसका पाथ जिसको VC का नाम दिया था वो वाला रीजन, और उस रीजन को हमने क्या दिया कि वो लिमिट R से B। अब दो लिमिट्स हैं हमने, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट्स को अप्लाई करते हुए और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये आगे हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड में।
तो यहाँ पे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, r की जगह पे हम लिखेंगे b साइन स्क्वायर थीटा, और जब हम r का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लगाते हुए b कौन सा है, b पहले लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, और साइन थीटा का फिर से डेरिवेटिव ये हमने ले लिया। अब हमने इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, पुट करेंगे तो 1/r था, 1/r की जगह कॉन्स्टेंट्स वैसे ही आ जाएंगे। 1/r की जगह हमने क्या किया कि b साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, -1/b वैसे ही, और जो dr था उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया 2b साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। तो ये टर्म जो है ना हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, नीचे वाली जो टर्म है कॉन्स्टेंट्स वैसे ही साथ चलते जा रहे हैं। हमने जो चीज़ सोल्व करनी है वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट सोल्व करना है। तो 1/अंडर था, √1/b साइन थीटा माइनस 1/b 2b साइन थीटा कोस थीटा, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने एलसीएम लेना है। तो जब हम 1/b साइन थीटा माइनस 1/b इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे जो है ना वो आ जाएगा b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, b साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, और आ जाएगा ऊपर जो है ना वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमने सोल्व करके लिखनी है। ठीक है, उसके बाद 2b साइन थीटा कोस थीटा वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं ऑरली समझा रही हूँ, ये आप लोग लिख के देख लीजिएगा, ऐसे ही आना है। ठीक है, तो टर्म आ जाएगी हमारे पास √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद। अब हम देखेंगे कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना वो इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। और नीचे है ना वो b साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो टर्म हमारे पास बन जाएगी इंटेग्रल के अंदर, इंटेग्रल √ कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब नीचे क्या करेंगे हम लोग, 1/b वैसे ही रह जाएगा, जो कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो दूसरी टर्म है ना यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स बाहर ही हैं वैसे के वैसे ही हैं, और ये √ पूरी टर्म पे आना है, सिर्फ ये मिस्टेकनली कॉन्स्टेंट्स पे लगा हुआ है, ये पूरी टर्म पे आना है। दूसरे पॉइंट पे ये जो टर्म है ना ये इंटेग्रल 1/b कोट स्क्वायर थीटा 2b साइन थीटा कोस थीटा d थीटा ये हमारे पास आ गई। अब नीचे हमारे पास जो टर्म आई है वो आ गई √2m(g1 g2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटेग्रल में हमारे पास आ जाएगा √1/b कोट स्क्वायर थीटा 2b साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि जो कोट स्क्वायर है उसके ऊपर √ है, उसके ऊपर √ है तो उसका स्क्वायर है, जब √ स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा ना तो ये अकेला कोट जो है ना हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो टर्म जब बच जाएगी इंटेग्रल √1/b। अब कोट पे √ नहीं आएगा, कोट अकेला आ जाएगा, कोट थीटा अकेला आ जाएगा, और आगे आ जाएगा 2b साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कॉट है ना वो हमारे पास कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, वो पुट कर देंगे तो टर्म बन जाएगी हमारे पास इंटेग्रल √1/b कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2b साइन थीटा कोस थीटा d थीटा, ये टर्म आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो नीचे साइन होगा ना साइन थीटा उसने जो ऊपर 2b साइन थीटा कोस थीटा d थीटा उसके साथ एक साइन ने ना कट जाना है। तो सिर्फ हमारे पास ऊपर बचना है वो बचना है √b कोस 2b कोस थीटा d थीटा, तो कोस का स्क्वायर बच जाएगा। तो नीचे हमारे पास टर्म आ जाएगी, इंटेग्रल 2 बाहर ले आए हम लोग, √b आ जाएगा, √b आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा।
ठीक है। अब ये टर्म अंडर रूट बी जो है ना, हम देख रहे हैं कि एक है हमारे पास अंडर रूट 1/b और एक है सिंपल b टर्म। तो जब हम लोग b का स्क्वायर करके ना इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, b से b टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास अंडर रूट b बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो है ना वो आ जाएगी अंडर रूट 2mg1g2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इंटेग्रल 2 अंडर रूट b कोस स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। जो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा होता है ना वो इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोग पुट कर देंगे तो नीचे वाला 2 जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो ऊपर जो अंडर रूट बी के साथ 2 है ना उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी इंटेग्रल अंडर रूट बी 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब अंडर रूट बी जो है ना ये कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे हम लोग, तो टर्म रह जाएगी हमारे पास अंडर रूट बी इंटेग्रल 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट्स जो है ना बाहर अंडर रूट 2mg1g2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, उनको मैं बार बार नहीं बोल रही क्योंकि वो हमारे पास ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो अंडर रूट बी है उसको बाहर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम लोग, नहीं आइडेंटिटी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंटेग्रल लेंगे हम लोग। जो इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास थीटा आ जाएगी, कोस 2 थीटा है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास साइन 2 थीटा आ जाएगी, और कोस के साथ 2 है तो वो डिवाइड में इंटीग्रेशन में हम जो टर्म लेते हैं ना वो नीचे लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a अंडर रूट 2mg1g2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर अंडर रूट बी ब्रैकेट थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस 2 ब्रैकेट, ये इक्वेशन a बन गई हमारे पास। हमने यहाँ तक सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक हमने इक्वेशन a बना ली ऊपर वाली स्लाइड तक। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को 1 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। जो हमारे पास टर्म्स हैं वेरिएबल्स उनमें हमने लिमिट्स को पुट करना है। तो हम सिर्फ एक जो लास्ट वाली टर्म थी थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 उसमें हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, r से b तक की लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखें यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट टर्म थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट आ जाएगी हमारे पास r से b तक। ऊपर हम लोगों ने जब r को इक्वल रखा था b साइन स्क्वायर थीटा के, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो जब हम नीचे लिमिट्स पुट करेंगे उनमें भी थोड़ी सी चेंजिंग्स आएंगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्मॉल r है वो इक्वल है कैपिटल R के, तो टर्म चेंज कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट की बात करेंगे। जब हमने ऊपर देखा था r जो है ना वो इज इक्वल टू कैपिटल R के है, तो स्मॉल और हमने r जो है ना वो हमने लिया था b साइन स्क्वायर थीटा। तो कैपिटल R क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय b बन जाएगा। साइन थीटा हमारे पास अंडर रूट r डिवाइडेड बाय b बन जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट r डिवाइडेड बाय b, ये चीज़। अब दूसरी चीज़, जब हमने कंसिडर किया था r जो है ना वो b के इक्वल है, एक केस में हमने जो r लिया था वो कैपिटल R के इक्वल लिया था, और दूसरी लिमिट हमने ली थी जब r जो है ना हमारे पास दूसरा रीजन आ जाता था b का रीजन। तो जब हमने r जो है ना वो b के इक्वल लिया तो r की वैल्यू b साइन स्क्वायर थीटा थी, उसको b के इक्वल लिख लिया। तो b इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि थीटा जो है ना वो आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 जो है ना वो हमारे पास π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। फर्स्ट लिमिट की वैल्यू हमारे पास आई है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √r/b, और जो सेकंड लिमिट जहाँ पे हमने r इज इक्वल टू b को पुट किया है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है ना थीटा की वो π/2 आ जाएगी। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दोनों लिमिट्स की वैल्यूज आ गई। एक हमारे पास थीटा साइन इनवर्स √r/b आया और दूसरा थीटा हमारे पास π/2 आया। यहाँ पे इक्वेशन सबसे ऊपर है थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसकी लिमिट है r से b तक। ये ऊपर वाली हमने प्रीवियस स्लाइड वाली इक्वेशन ले ली लिमिट्स की वैल्यू निकालने से पहले। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास बच जाएगी इक्वेशन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इनकी लिमिट्स r से b तक। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे और हम जानते हैं कि यहाँ पे दो लिमिट्स हैं हमारे पास। एक जब r इज इक्वल टू कैपिटल R था और दूसरा जब r इज इक्वल टू b था। अब हमने क्या करना है कि लोअर लिमिट पहले पुट करनी है, माइनस जो इक्वेशन है उसमें अपर लिमिट पुट करनी है। तो थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पहले हम लोग जो है ना π/2 पुट करेंगे। तो ये अबाव इक्वेशन जो ऊपर वाली है वो बन जाएगी θ/2 प्लस साइन θ/2 सॉरी π/2 प्लस साइन थीटा था ना, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन π/2। कोस थीटा है तो थीटा की जगह यहाँ पे भी कोस π/2 आ जाएगा। ये एक दफ़ा हमने ये पुट की माइनस, अब हमने लिमिट पुट करनी है जो कि हमारे पास थी जब हमने r इज इक्वल टू कैपिटल R था। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे पुट करेंगे साइन इनवर्स √r/b, ये लिमिट पुट करेंगे, प्लस साइन थीटा कोस थीटा है। तो हम यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं जो कि थी हमारे पास √r/b, ये पुट की है हमने। और जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी √1 - r/b। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है हमने जो हमारे पास थी होती है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे पुट करते हुए हमने ये कोस थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी। अब नीचे हम लोग क्या हम जानते हैं कि जो हमारे पास कोस π/2 होता है वो 0 के इक्वल है। तो नीचे हमारे पास टर्म आ जाएगी π/2 प्लस कोस π/2 की जगह 0 पुट किया तो साथ में साइन π/2 भी 0। तो यहाँ पे टर्म सिर्फ बच जाएगी π/2 प्लस 0 माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स √r/b प्लस √r/b √1 - r/b एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा नीचे एक करके लिख देना है, सिंपल एक इक्वेशन में एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो टर्म हमारे पास आ जाएगी π/2 माइनस अंदर माइनस जो है ना वो अंदर की प्लस वाली टर्म्स को माइनस में चेंज कर देगा। तो आंसर हमारे पास क्या नीचे लास्ट इक्वेशन बन जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स √r/b माइनस √r/b √1 - r/b। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ऐसे किया कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ पे हमने लेट किया था सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पार्ट को लेट किया था, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर रख दिया था, उसको लेके हम लोग चलेंगे और सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमने उसकी इंटीग्रेशन कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, जिन टर्म्स की हमने इंटीग्रेशन की है हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा g इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये सारी टर्म पे आना है, मैथमेटिकली लिखते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। √2m/h कट स्क्वायर z1 z2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा √b
और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हम पुट करने जा रहे हैं। π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट आर बाय बी, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट आर बाय बी अंडर रूट 1 माइनस आर बाय बी। अब नीचे वाली टर्म में हमने क्या किया, जस्ट जो लास्ट टर्म है अंडर रूट आर बाय बी और फिर से अंडर रूट 1 माइनस आर बाय बी, हमने उसको इकट्ठा अंडर रूट में लिख दिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा g इज इक्वल टू होल पे अंडर रूट 2 mg1 g2 e स्केयर डिवाइडेड बाई h कट स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट बी और आगे है π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट आर बाय बी माइनस अंडर रूट आर बाय बी 1 माइनस आर बाय बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया यहाँ पे। अब आगे हम लोग फिर उन दो रीजन्स की बात करेंगे जो हमने लेट की थी। सो बैरियर हाइट b एट r इज गिवन एज, हमने देखा था जो पीक पॉइंट कैपिटल B है जहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है डायग्राम में, तो ये वो है, ठीक है। B, ये बैरियर हाइट b एट r इज गिवन एज, हम देखते हैं आगे। सो द बैरियर हाइट b एट r इज गिवन एज, ये वही दो पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास मैक्सिमम पीक पॉइंट था जो जिसको हम कह रहे थे कि 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरा पॉइंट जो जहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्मॉल b था, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आगे, जिस रीजन में आगे अल्फा पार्टिकल जो है ना हमारा, वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो बैरियर हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बैरियर हाइट्स दो थी, एक मैक्सिमम बैरियर हाइट थी जो कि थी b, ठीक है। ये बेसिकली पोटेंशियल का ही फॉर्मूला है, उस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा g1 g2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकाल लेंगे और जो कि आ जाएगी g1 g2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्मॉल b, और इस इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब दूसरी हाइट, बैरियर हाइट थी q जो कि स्मॉल b पर थी, जहाँ जिस पॉइंट पे हम लोग कह रहे थे कि या इसके बाद जो है ना b पॉइंट के बाद, b हाइट के बाद अल्फा पार्टिकल फ्री हो जाएगा। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर था, जो वहाँ पे हाइट थी, पोटेंशियल की हाइट थी या बैरियर की हाइट थी, वो थी हमारे पास, वो हम ले रहे हैं Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू g1 g2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल b की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल b की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन को नेम दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 का। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 4 और 5 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट्स थे दोनों के सेम सेम वो कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, और हमारे पास टर्म आ जाएगी जस्ट कैपिटल R डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल B। ये हमारे पास आ जाएगी रेशो। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हमने चेंजिंग्स लानी है। हमने देखा था कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो बनी थी g इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 m g1 g2 ई स्केयर डिवाइडेड बाई h कट स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट b, और आगे हमारे पास आया था π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट r बाई b माइनस अंडर रूट r बाय बी 1 माइनस r बाय बी। ये हमारे पास बेसिकली 3 वाली इक्वेशन थी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास r बाय b है, हमने r बाय b की जगह पे q बाय b पुट कर देना है। जैसे कि पीछे हमने इक्वेशन 4 और 5 को डिवाइड किया था, तो ये हमारे पास टर्म्स आई थी कि q बाई बी इज इक्वल्स टू r बाई बी है। एक चीज़ हमने यहाँ पे ये करनी है, एक हमने यहाँ पे दो जगह पे आइडेंटिटी एक यूज़ करनी है जो हमारे पास है ऊपर फर्स्ट में कोज इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन x, और यही वाली टर्म दोबारा से इज इक्वल टू है π/2 माइनस एक्स, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं। पहले हमारे पास साइन वाली टर्म होगी, उसको हम कोज इनवर्स में चेंज करेंगे, और उसी कोज को ख़त्म करने के लिए हम उसको π/2 माइनस एक्स में लिख सकते हैं। तो 3 इक्वेशन थी। इक्वेशन नंबर 3 में हमने जब पुट किया
क्यू बाय बी पुट किया हमने, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी √2mg1g2e² डिवाइडेड बाय h कट स्क्वेयर 4πε0। और √b था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने √b की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन से निकाल ली वैल्यू हमने, तो ये उसकी जगह हमने पुट कर दिया g1g2e2 डिवाइडेड बाय 4 पाई नहीं आएगा 4ε0 ठीक है, ये वाली चीज़। अब आगे हमने जो टर्म इक्वेशन 3 में साइन इनवर्स वाली टर्म थी, उसको एक तो हमने कोज इनवर्स की टर्म में लिख लिया, और दूसरा जहाँ जहाँ पे हमारे पास r/b था वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया q/b में, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी। अब हम लोग देखेंगे हमने आगे क्या करना है कि जो लास्ट टर्म है ना, कोज इनवर्स √q/b माइनस √q/b 1 माइनस q/b, हम ये जो q/b है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे जब, तो ये आ जाएगा q/b माइनस q² डिवाइडेड बाय b², ठीक है। ये नीचे वाली इक्वेशन नंबर 3 की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे पास Q था, Q जो हमने लिया था वो उसको कंसीडर कर रहे थे कि ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आ रही है हमारे पास। और जो हमने देखा था B है ना, पॉइंट B जो पीक वैल्यू थी, मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट थी, उस पॉइंट को B नाम दे रहा था। हम लोग ने देखा था कि वो 25 थी। अब इक्वेशन 3 में जब हम लोग पुट करेंगे ना, ये स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना लास्ट वाली q/b 1 माइनस q/b को अंदर मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो टर्म बन जाएंगी q/b माइनस q² डिवाइडेड बाय b²। तो जो लास्ट वाली टर्म होगी ना q² डिवाइडेड बाय b², Q का स्केयर आप लोग लेंगे ना, तो वो 25 आ जाएगा, क्योंकि Q 5 है, ऑर्डर ऑफ 5, सिंस Q इज द ऑर्डर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q का स्केयर लेंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा 25, और जो B है ना वो ऑर्डर है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन, और 25 का जब हम लोग लेंगे तो वो और ज़्यादा स्केयर रूट लेंगे, स्केयर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टर्म बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर हमारे पास 25 होगा, नीचे बड़ी टर्म होगी, तो जब डिवाइड करेंगे और फिर उसका अंडर रूट भी है इसके ऊपर लेंगे, तो ये बहुत थोड़ी वैल्यू आ रही है, बिल्कुल पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, q² डिवाइडेड बाय b² को निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो जस्ट अंदर हमारे पास q/b बच जाएगा। हमने अब क्या करना है, नीचे सबसे नीचे वही टर्म दोबारा लिख ली, g इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना अंडर रूट आ रहा है, दो अंडर रूट थे ना, एक तो अंडर रूट b की जगह पे वैल्यू हमने पुट की थी, और दूसरा है ना हमने हमारे पास कांस्टेंट अंडर रूट में पहले से आ रहे थे 2mg1g2e² डिवाइडेड बाय h कट 4πε0। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे। एक ही अंडर रूट में लिखने के बाद इनका जो है ना टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं, उनको कैंसिल कर लेंगे, और जो जिन टर्म्स के ऊपर स्केयर था वो अंडर रूट के बाहर आ जाएंगी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, देखें अंडर रूट पहले है 2mg1g2e², आगे भी g1g2e² है, तो ये g1 का स्केयर और g2 का स्केयर बन जाएगा, ऐसे करके टर्म्स बन जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके स्केयर्स अंडर रूट के साथ। तो जो सिंपली हमारे पास टर्म बच जाएगी ना नीचे, g इज इक्वल टू g1g2e2 डिवाइडेड बाय 4πε0, ये टर्म बच जाएगी। और हमने यहाँ पे आगे जाके क्या किया है कि हमने यहाँ पे फिर से वही ऊपर वाली यूज़ कर दी है इक्वेशन, जो कोज इनवर्स था उसको हमने कर दिया π/2 माइनस √q/b माइनस q/b, ये चीज़ कर दी हमने यहाँ पे। नीचे टर्म बस ये बच गई हमारे पास, और जो स्केयर रूट था ना, जिनका स्केयर आ गया मल्टीप्लाई करने से,
और Z1 का स्केयर आ जाएगा, Z2 का स्केयर आ जाएगा, वो कट जाएंगे। कटने के बाद उनका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद m भी एक अकेला ही था, m के ऊपर वैसे ही अंडर रूट रहेगा, 2 के ऊपर भी वैसे ही रहेगा, q के ऊपर भी वैसे ही रहेगा, h कट का स्केयर जो है ना नीचे उसका भी ऐसे ही रहेगा। और अंडर रूट की टर्म्स जो है ना एक साइड पे लिख ली और जो दूसरी थी वो एक साइड पे लिख ली। और आगे आ गया हमारे पास π/2 माइनस अंडर रूट q/b माइनस q/b, ये वाली चीज़ें हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे प्रीवियस इक्वेशन में हमने देखा कि जो टर्म थी ना हमारे पास माइनस अंडर रूट q/b एंड माइनस अंडर रूट q/b, ये दो टर्म्स थी हमारे पास। तो हमने दोनों को कंबाइन करके सिर्फ यहाँ पे लिख लिया है। कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है ना स्टार्ट पे, वो हमारे पास बन जाएगी g इज इक्वल टू z1 z2 e स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अंडर रूट 2m(h) कट स्केयर q ब्रैकेट π/2 माइनस 2 अंडर रूट q/b। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन में फिर से जो अंडर रूट q/b है वो बहुत छोटी वैल्यू, जैसे हमने देखा था कि q हमारे पास छोटी रेंज में है, 5 की रेंज में है, और जो b है हमारे पास 25 की रेंज में है। तो ऊपर अब न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 है, नीचे हमारे पास 25 है, डिवाइड करेंगे और फिर जब इसका अंडर रूट रहेंगे तो फिर वही छोटी वैल्यू आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी एज़ कम्पेयर टू π/2। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको भी निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे एक तो इसको, और दूसरा हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग q की वैल्यू पुट करेंगे। q हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, और हमने ये भी देखा था q पॉइंट पे आके वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल अपने पेरेंट न्यूक्लियस से बिल्कुल फ्री हो जाएगा उस पॉइंट पे डायग्राम में, जिस पॉइंट को हमने स्मॉल b का नाम दिया था। तो एज ए क्यू को एज ए हम लोग इधर 1/2 mv² पुट करेंगे, क्योंकि ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है वेयर v इज़ अ स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस। और v जो है ना यहाँ पे उसकी स्पीड होगी जब वो अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस चला जाएगा, यानी कि वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि q की वैल्यू पुट की है, q डिवाइड में है तो q की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो है ना हमारे पास 2 आ जाएगा और नीचे mv² हम लोग कर देंगे। तो नीचे फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, g इज इक्वल टू z1 z2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास z1 z2 e स्क्वायर z1 z2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर mv² π/2, और यहाँ पे ऊपर 2 आएगा। अब हमने क्या करना है कि कैंसलेशन करनी है। यहाँ पे कैंसलेशन कैसे होगी कि जो अंडर रूट है हमारे पास जो इक्वेशन थी हमारे पास z1 z2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने q की जगह आगे जाके वैल्यू पुट की है, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 2m2 और h कट स्क्वायर mv² π/2, ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हम देखेंगे कि जो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, h कट का स्क्वायर है और v का स्क्वायर है, इन दोनों टर्म्स के ऊपर अंडर रूट है। तो ये कैसे होगा कि अंडर रूट इनका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट इनका ख़त्म हो जाएगा, तो टर्म हमारे पास बच जाएगी पाई से पाई कैंसिल, जो 4 पाई है ना, 4 के साथ पाई है वो, और जो π/2 है, ये दोनों पाइज भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि 2m2 है, यानी कि ये 2 × 2 4 बन जाएगा, और ये 4 का जब 2 का स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट से ये बाहर आके 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 और π/2 जो है ना नीचे डिवाइड में 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी z1 z2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट और v, ये फाइनल टर्म हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये फाइनल g की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। तो प्रीवियस जब हमने स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को लेते हुए, वही प्रोबेबिलिटी फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। वहाँ पे हमने देखा था कि जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो इज इक्वल्स टू है TP इज इक्वल टू E माइनस
टू गैमा डी। तो अब यहाँ पे जी की टर्म में देखेंगे तो P इज इक्वल टू ई माइनस टू जी। सो स्टार्ट में द प्रोबेबिलिटी टनलिंग फॉर वन अटेम्प्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्राइंग टू कम आउट इज गिवन एज। तो जो चांसेस हैं अल्फा पार्टिकल के वो जब एक दफ़ा उस पोटेंशियल बैरियर से टकराएगा या वहाँ से पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगा, तो एक दफ़ा, जब सिर्फ एक दफ़ा, तो कितने चांसेस हैं कि वो वहाँ से पेनिट्रेट होके बाहर निकल आए। तो ये प्रोबेबिलिटी फार्मूला है, P इज इक्वल टू ई माइनस टू जी। यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 6 में जी की वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू P इज इक्वल टू ई की पावर माइनस Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट H कट V। ये हमारे पास बन जाएगा। जो सिंपल G की वैल्यू आई थी ना, वो हमारे पास Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आया था। 4 डिवीजन में 4 था। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में जब हम देख रहे हैं तो e की पावर माइनस 2 है, तो ये ऊपर 2 है, तो जब g की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 से कट जाएगा तो सिर्फ नीचे वाली टर्म में 2 बच जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 अटैम्प्ट की आ जाएगी। p इज इक्वल टू ई की पावर माइनस Z1 Z2 ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h कट v। ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आगे क्या है कि द प्रोबेबिलिटी इज सो स्मॉल कि ये जो प्रोबेबिलिटी एक अटैम्प्ट की हमारे पास आई है ये इतनी कम है कि अल्फा पार्टिकल विल नॉट कॉमनली कम आउट, कि अल्फा पार्टिकल के पास 0 चांसेस हैं इधर से निकलने के, वो आ ही नहीं सकता। एक दफ़ा टकराने के बाद एक दफ़ा टकराएगा जब, तो वो उसके पास चांसेस है ही नहीं, बिल्कुल कम है। So it will move back and forth along the diameter and make several attempts per time and each time probability is P। तो इतनी कम है ये प्रोबेबिलिटी, इतनी कम है कि एक सेकंड में अल्फा पार्टिकल हज़ारों दफ़ा इसके साथ टकराएगा। सो टकराते हुए ये क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, टकराएगा फिर वापस आ जाएगा, टकराएगा फिर वापस आ जाएगा। एक सेकंड में कितनी ज़्यादा ये अटैम्प्ट्स करेगा और हर दफ़ा जितनी अटैम्प्ट ये करेगा हर दफ़ा इसकी प्रोबेबिलिटी P होगी। जो हमने देखा है कि P इक्वल टू ई की पावर माइनस Z1 Z2 ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट H कट V, ये हमारे पास है। अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख ली, हमने P देखा कि जस्ट जब वो एक अटैम्प्ट करता है तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है पोटेंशियल वेल से बाहर आने की। तो अब हमने देखना है कि वहाँ पे हमने एक अटैम्प्ट देखी थी, यहाँ पे हमने अटैम्प्ट देखनी है पर यूनिट टाइम। सो इफ़ द लैम्डा इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, देन यहाँ पे हमने देखना है कि भाई एक सेकंड में कितने अटैम्प्ट करता है, तो वो लैम्डा है हमारे पास। लैम्डा यहाँ पे हमारे पास होगा फिर नंबर ऑफ अटैम्प्ट पर यूनिट टाइम और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी पर अटैम्प्ट। तो ऐसे ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू FP। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इफ़ अल्फा पार्टिकल मूविंग अलोंग 2r डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस विथ स्पीड v। अब यहाँ पे हमने अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं पर यूनिट अटैम्प्ट की, ठीक है, अटैम्प्ट पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब वो एक दफ़ा टकराएगा उसके पास 0 प्रोबेबिलिटी होती है, हमने देखा प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, टकरा कर फिर वापस आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 2r डायमीटर, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर ही जब बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होगा तो वो अल्फा पार्टिकल 2r जो है ना डिस्टेंस कवर करेगा विद द स्पीड v नॉट करेगा हमारे पास। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला s इज इक्वल टू vt। उससे हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सो देन द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज 2r डिवाइडेड बाई v नॉट। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई। तो अब हम लोगों ने ऊपर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी देखी थी इक्वेशन नंबर 9 में, और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है या टाइम रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का।
तो टाइम हमारे पास तो 2r डिवाइडेड बाई वी नोट निकल आया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे तो f इज इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाई 2r। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देंगे। यहाँ तक हमने बात की कि जब हमारे पास वो फ्री हो रहा था, फ्री हो गया था अल्फा पार्टिकल ऊपर, जब हमने बात की थी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी देखनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज 1/2 mv² इज इक्वल टू q प्लस वी नोट। ये वो वाली एनर्जी है जब वो अभी उसके अंदर ही है, उसको कितनी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हाफ mv² इज इक्वल टू q और प्लस वी नोट। वी नोट वो एनर्जी है जो उसको उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए चाहिए, और प्लस q इसकी वो वाली है जो उसको फिर फ्री करने के लिए, एक तो पीक पॉइंट क्रॉस करने के लिए, दूसरा वो न्यूक्लियस से फ्री अप होने के लिए। यहाँ पे जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी है, और जो कैपिटल V नोट है ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ mv² इज इक्वल टू q प्लस वी नोट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा अल्फा पार्टिकल अंदर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, वो अभी बाहर नहीं निकला। तो इसलिए हमने वो फार्मूला टोटल एनर्जी उसकी हाफ mv² इज इक्वल टू q प्लस वी नोट ले लिया। वो फार्मूला हमने ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने उसकी स्पीड की वैल्यू निकाल लेनी है इक्वेशन नंबर 10 से। तो यहाँ पे स्मॉल v नोट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √2q प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको 11 का नेम दे देंगे हम लोग। यहाँ से हमने v नोट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। v नोट की वैल्यू को हम लोग, अब ये जो v नोट की इक्वेशन नंबर 11 में वैल्यू निकली है, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 10 में, जहाँ पे हमने f की वैल्यू की थी फाइंड, जो हमने कहा था कि ये है v नोट डिवाइडेड बाई 2r, ये चीज़ अब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है ना वो 12 आ जाएगी, जो कि आएगी हमारे पास f इज इक्वल टू √q प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई 2mr²। ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब सिंपल ही हमारे पास f की वैल्यू है। अब हम देख रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैम्डा को, जो कि उसका प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम थी। तो लैम्डा में f की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा q प्लस वी नॉट 2mr² e की पावर माइनस z1 z2 e² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h कट v। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इतनी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लैम्डा को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो लैम्डा यहाँ पे हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको बेसिकली हम लोग लॉग की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि log 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ उसकी, जो हम कहते हैं कि t 1/2 लैम्डा इस चीज़ के इक्वल भी होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा की जगह पे पुट कर देंगे log 2 डिवाइडेड बाय t हाफ, ये वाला पुट कर देंगे। ऊपर वाली सारी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। t हमने देखा था कि t जो अल्फा पार्टिकल की हाफ लाइफ है उसको डिस्कस कर रहा है ये। सो यहाँ पे एक रिलेशन हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल की हाफ लाइफ है कि कितना वो हाफ डिके हो जाता है, उसकी हाफ लाइफ जो है ना एनर्जीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम देखें अंडर रूट के अंदर q प्लस वी नोट है, ये बेसिकली इसकी एनर्जीज हैं, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है कितनी उसको रिक्वायर्ड है, तो इनका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम जो है ना डिके का हाफ लाइफ उसकी वो एनर्जीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस अल्फा पार्टिकल का टाइम या उसकी हाफ लाइफ कम होगी उसके पास एनर्जीज ज़्यादा होगी, या जिन पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होगी। मतलब जिनके पास एनर्जी ज़्यादा हैं वो कम टाइम लेंगे वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से पेनिट्रेट करने के लिए। सो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है। इट शोज़ दैट हाफ लाइफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। जो हमारे पास q है, एनर्जी है, फॉर्मूला में ये शो हो रहा है कि हाफ लाइफ जो है t हाफ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि इसका ये मतलब है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनकी एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा होंगी, जिनकी एनर्जीज जिनके पास ज़्यादा होंगी उनकी शॉर्टर हाफ लाइफ होगी, ठीक है। यानी कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे उसके अंदर से। इट वुड टेक लेस टाइम, हाई एनर्जी का मतलब है कि वो लेस टाइम लगाएगा टू कम आउट ऑफ द पोटेंशियल वेल, उस पोटेंशियल वेल से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ इनसाइड द न्यूक्लियस एंड कोलाइड विद इट्स वॉल्स बिलियन ट्रिलियन टाइम्स। जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि जो एक टाइम की प्रोबेबिलिटी जो हमने सिंगल एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। अगर वो एक दफ़ा टकरा रहा है वाल के साथ तो ये बहुत कम चांसेस है कि वहाँ से पेंट्रेट हो जाएगा। सो उसको बाहर आने के लिए अपने वॉल के साथ हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा टकराना पड़ता है, फिर जाके उसके पास प्रोबेबिलिटी आती है ज़्यादा कि वो वहाँ से बाहर निकल जाए। एवरेज इफ इट मे एवरेज टू वेट एंड एवरेज it may to wait an average 10 million years before it escape from the nucleus। तो कह रहा है कि उसको उस पार्टिकल को निकलने के लिए 10 बिलियन ईयर्स लग सकते हैं कि वो उस न्यूक्लियस को छोड़ के आए। मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी उसके पास कम है, उसको बाहर आने से पहले उसकी वॉल्स के साथ बिलियन ट्रिलियन टाइम्स उसके साथ कोलाइड करना पड़ता है, फिर जाके वो आता है बाहर। I hope you understand this lecture about gamma theory of alpha decay and what is alpha decay and types of alpha decay in the previous lecture. If you have any problem then you can ask me on comment box. Allah Hafiz.